हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग इसके बात करेंगे इसकी विषय सूची के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है और एक एक करके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग इसको स्टडी करते जाएंगे। साथ ही साथ जो भी वीडियो आपको मिलेगा उसके साथ में जो है ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टॉपिक होगा उससे संबंधित जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक रहेगा। आप उसे डाउनलोड करके जो है ना आप वहाँ से प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव का कर सकते हैं। और उसके बावजूद आपके पास अगर कोई और भी बुक है एमसीक्यू का जिसमें बेहतरीन कलेक्शन है ऑब्जेक्टिव का, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है, जिसको हम लोग एक एक करके सीक्वेंस में जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के हम लोग स्रोत से शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय इतिहास जो है ना आपको सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और स्रोत जो है ना आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो जो हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसका कोई भी पुरातात्विक स्रोत नहीं है। ये तो आप कंठस्थ कर लेंगे, इसका कोई पुरातात्विक स्रोत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसकी जानकारी हमें जो है ना आपको साहित्यिक स्रोत से मिलती हैं। जैसे आप बात करें चचनामा की या किताबुल हिंद की, तो ये जितने भी आपको बुक्स हैं ये क्या है, साहित्यिक स्रोत हैं। जब अरबों ने यहाँ पे आया तो उन्होंने जो है ना इसकी जानकारी बुक में संग्रहित किया है, इसलिए हमें इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्रोत के बारे में बात करेंगे कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। उसके बाद हम लोग स्रोत के बाद हम लोग बात करेंगे इसमें जो अरबों का आक्रमण। सबसे पहले जो है ना अरबों का आक्रमण कहाँ से शुरू होता है और कौन आक्रमण करता है। अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण में आप देखेंगे कि सिंध विजय जो है ना 712 में होती है मीर कासिम के द्वारा। उससे पहले भी 711 में दो बार जो है ना आक्रमण हो चुका था उबैदुल्ला और बुदैल के समय में, जो पराजित हुए और मारे गए। उसके बाद जो है ना सिंध विजय हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि सिंध विजय क्या आवश्यक था। जो अरबों ने आक्रमण किया था क्या वो आक्रमण भारत पे आवश्यक था, उसके पहले भारत की स्थिति क्या थी और क्यों ये आक्रमण जरूरी था अरबों का, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब इसको शुरुआत करेंगे तब। अरबों का आक्रमण के बाद हम लोग बात करेंगे गजनबी और गोर राजवंश का। इसके बाद आता है आपका गजनबी और गोर राजवंश तो गजनबी का क्या समय था। आप जानते हैं कि महमूद गजनबी 1000 से 1027 तक में 17 बार भारत पे आक्रमण किया और भारत को काफ़ी लूटा और यहाँ से धन दौलत ले गया। उसके बाद आपका गोर राजवंश से तात्पर्य है मोहम्मद गोरी। तो गोरी जो है ना आके भारत पर आक्रमण करता है 1178 में और लगातार आक्रमण करता है और फाइनली जो है ना तराइन का युद्ध जो होता है ना 1192 में, उसमें जो है ना पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है और मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाए तो आपको कौन है, मोहम्मद गोरी ही हैं। क्योंकि इसका कार्यकाल लंबा रहा, 78 से लगातार जो है ना 1206 में इसकी मृत्यु होती है। और उसके बाद जो है ना इसका जो एक गुलाम था आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और पहला जो शासक बनता है वो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। तो गुलाम वंश की स्थापना करता है कौन, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो उसके बारे में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल्स में जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे तो आप उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत। और यहाँ पे जो है ना दिल्ली सल्तनत में जो है ना मुख्य रूप से 5 राजवंश हैं जो शासन करते हैं दिल्ली पे, और वो 5 राजवंश मिल करके 320 वर्षों तक जो है ना लगातार शासन करते हैं। ये जो 5 राजवंश इसमें होते हैं दिल्ली सल्तनत में, सबसे पहले होता है गुलाम वंश। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश। उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश।
उसके बाद आपका सैयद वंश, सैयद वंश, और लास्ट में आपका इसमें आता है लोदी वंश। तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे लोदी वंश का विघटन होता है और इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है और पानीपत के युद्ध में और मुगल वंश की स्थापना करता है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें और भी हम लोग को देखना है। प्रांतीय राजवंश, इसके बाद जो आपका टॉपिक्स मिलेगा वो क्या होगा, आपका प्रांतीय राजवंश का मिलेगा। तो ये प्रांतीय राजवंश क्या था और इनका समय क्या था। तो समय की बात करें तो आप 1398-99 के समय में तैमूर जो है ना भारत पे आक्रमण करता है और काफ़ी लूटपाट मचाता है। उसका कारण ये था कि उस समय जो है ना तुगलक वंश का शासन चल रहा था और तुगलक वंश का जो है ना कोई भी शक्तिशाली शासक उस समय नहीं था। तो यहाँ से जो है ना जब तैमूर आक्रमण करता है तो दिल्ली सल्तनत की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का जो है ना विघटन यहीं से शुरू होता है। जब यहाँ से विघटन शुरू होता है दैट मीन्स कि यहाँ पे शासक कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो जो प्रांतीय राजवंश हैं अपने को स्वतंत्र घोषित करते हैं उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में। उत्तरी भारत की बात करें तो जैसे कि जौनपुर हो गया, कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, जो अपने को स्वतंत्र घोषित करता है। उसी समय दक्षिणी भारत में आपको ये स्वतंत्र करता है, जैसे कि आप विजयनगर साम्राज्य देखेंगे, बहमनी साम्राज्य देखेंगे, खाबर हो गया, खानदेश हो गया, ये सब क्या हो गया, दक्षिणी भारत के राजवंश हैं जो उसी समय जो है ना अपने को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। तो प्रांतीय राजवंश में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रांतीय राजवंश के बाद जो है ना उसी टाइम में जो है ना मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय में जो आई कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए जो है ना सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन होते हैं। तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो इसके बाद आपका हो जाएगा सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। तो सूफी और भक्ति आंदोलन को हम लोग इसमें देखेंगे प्रांतीय राजवंश के बाद। और प्रांतीय राजवंश के बाद जो होता है ना, यही जिस समय ये तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश चल रहा है उस समय आपका प्रांतीय राजवंश भी साथ साथ चल रहा है सिमिलर में, और भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन भी चल रहा है। अब जब लोदी वंश का जो है ना विघटन होता है और वहाँ पे मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है, तो वहाँ से हम लोग जो है ना प्रारंभिक मुगल काल को देखेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा मुगल काल या मुगल वंश आप कह सकते हैं। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है और वहाँ से जो है ना मुगल वंश अपना शासन शुरू करता है, जिसमें मुख्य रूप से आप सबसे पहले देखेंगे बाबर हैं, उसके बाद आपका आता है हुमायूं इसका पुत्र। और हुमायूं को जो है ना कैसे जो है ना सत्ता से विस्थापित करके शेर शाह सूरी जो है ना उसको हटा करके सत्ता अपने कब्जे में करता है। और बाद में फिर जो है ना हुमायूं जो है ना वापस आता है और जो शेर शाह सूरी के जो वंशज थे उनको हरा करके फिर से सत्ता जो है ना अपने कब्जे में करता है। तो यहाँ पे हुमायूं का 2 कार्यकाल होता है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इसका पुत्र था अकबर। अकबर से बहुत सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं में बनते हैं। उसके बाद आपको देखेंगे जहांगीर। तो जहांगीर जो है ना यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स में। फिर से जो है ना आपका आता है शाहजहां, शाहजहां, और लास्ट में आता है आपका औरंगजेब, औरंगजेब। तो ये जो आपका मुगल वंश चल रहा है, इन मुगल वंश को जो है ना प्रारंभिक मुगल वंश के नाम से हम लोग जानते हैं, जो हम लोग को भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इनको पढ़ना। और ये जो भी आपका मुगल वंश हुए ये सब जो है ना काफ़ी शक्तिशाली शासक रहे और अच्छे तरह से शासन किए। इसके बाद जो भी शासन आता है मुगल वंश का उसको बोलता है उत्तर मुगल काल। और वहाँ पे जो है ना जो शासक होते हैं वो शक्तिशाली नहीं होता, उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। धीरे धीरे इनका विघटन शुरू होता है और उसी समय जो है ना अंग्रेजों का जो है ना प्रभाव बढ़ना शुरू होता है। तो उसको हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत में। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे किसमें, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। अब यहाँ देखिए आप एक एक करके जो अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है ना आपको 7 टॉपिक्स आपको मिलते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। तो ये आपका सिलेबस सबसे पहले क्या होगा, कंप्लीट क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना, उसके बाद इसके अंदर में डिटेल्स में जाइए। सबसे पहला हम लोग का हो गया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं स्रोत के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल में आप चचनामा हो गया, किताबुल हिंद हो गया, तबाक नसीरी हो गया, ये सब जो है ना आपको स्रोत हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो है ना जैसे अरबों का आक्रमण होता है, तो यहाँ पे मीर कासिम के द्वारा जो है ना 712 में सिंध विजय होता है। उसके पहले भी 11 में जो है ना आक्रमण होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले अरबों का आक्रमण कब हुआ, तो 711 में। और सिंध विजय कब हुआ, तो 12 में।
ठीक है ना। उसके बाद में गजनबी, मोहम्मद गजनबी के बारे में और मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे हम लोग। फिर से आएंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में देखेंगे। उसी टाइम आपका प्रांतीय राजवंश चल रहा है, कैसे प्रांतीय राजवंश जो है स्वतंत्र होते हैं और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगता है तो वो अपने को स्वतंत्र घोषित करते हैं। फिर देखेंगे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका बनता है वो होता है मुगल काल। तो देखिए मुगल काल में जो है ना ये सब हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और फिर यहाँ से आपको दिल्ली सल्तनत से मैक्सिमम क्वेश्चन अब बन जाते हैं। बस यही आपका सिलेबस है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस जो है ना माइंड में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक एक करके जो है ना इसका जो है ना पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से जो है ना सीक्वेंस हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।